जो है अस्थायी साम्य अवस्था होता है। जैसे देखो ये शंकु है और ये शीर्ष के बल खड़ा है। यहां पर देखो ये शंकु है, कुप्पी है, फनल है, इसको जो है शीर्ष के बल यहां पर ऐसे साम्य अवस्था में बिल्कुल ठीक है। अगर जरा सा भी इसको धक्का दे देंगे तो गिर जाएगा, ये वापस उठ करके वैसे ही नहीं आएगा। ये साम्य अवस्था जो होगी ठीक है। इतनी बात समझ में आया सबको? ये ऐसा है, या कोई व्यक्ति है शीर्षासन की कंडीशन में हो, कोई भी व्यक्ति है ठीक है, वो शीर्षासन की दशा में हो, कोई भी व्यक्ति है ठीक है, अगर वो शीर्षासन में हो, शीर्षासन बाबा रामदेव की तरह कर रहा हो, शीर्षासन कर रहा हो बाबा रामदेव की तरह, शीर्षासन में होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर जरा से इसको धक्का दे दोगे तो ये गिर जाएगा, ये वापसी नहीं कर पाएगा तुरंत। समझिए बात कि नहीं? ध्यान दो, ये शीर्ष के बल जो है, शीर्ष के बल जो है व्यक्ति शीर्षासन में है तो ये भले ही बिल्कुल बैलेंस है। जैसे बाबा रामदेव जो है सुबह सुबह कराते हैं योगा तो शीर्षासन करते हैं, तो शीर्षासन की कंडीशन में अगर व्यक्ति है देखो टांगों के बल खड़ा है तब तो स्थायी साम्य अवस्था होती है, परमानेंट रहता है। अगर डिसबैलेंस होता फिर बैलेंस हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये कुप्पी जो है शीर्ष के बल खड़ी है, इसको तो हल्का सा बल लगाएंगे तो भी गिर जाएगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। रविशंकर जो तुम फोटो भेज रहे हो किसके, ये स्थायी साम्य अवस्था का उदाहरण है। ठीक है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। या कोई मान लो छड़ है, कोई छड़ है ऐसे बिल्कुल मान लो इस तरीके से, कोई रॉड है, किसी रॉड को ऐसे खड़ा कर दिया गया धरातल पर, अब इसको धक्का हल्का से दे देंगे तो गिर जाएगा। ठीक है, ये सब ध्यान रखना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया होगा सबको। अनस्टेबल साम्य अवस्था उदाहरण पूछा जाता है कि शीर्ष पर खड़ा शंकु किस प्रकार की साम्य अवस्था का उदाहरण है, आधार पर खड़ा शंकु किस प्रकार की साम्य अवस्था का उदाहरण है। तो ऐसे समझ लेना कि जिस चीज को जो भी उदाहरण कहेगा उस पर हल्का बल लगाने के बाद ऑब्जर्व करना कि क्या वापस उसी अवस्था में आ रहा, अगर आ रहा स्थायी साम्य अवस्था, अगर नहीं आ रहा तो समझ जाना अस्थायी साम्य अवस्था। उदासीन साम्य अवस्था क्या है? जैसे देखो कोई व्यक्ति टांगों के बल खड़ा है तो स्थायी साम्य अवस्था है, शीर्ष के बल अगर खड़ा है तो शीर्षासन में है व्यक्ति तो समझ जाना कि वो अस्थायी साम्य अवस्था है। लेकिन अगर व्यक्ति लेटा है, उसको अगर थोड़ा सा धक्का दे दे तो वो दूसरी तरफ पलट करके जो है लेटा ही रहेगा, फिर और धक्का दे दे, फिर दूसरी जगह जाके वैसे ही स्थिर अवस्था में रहेगा, बिल्कुल जो है लेटा का लेटा ही बना रहेगा, बिल्कुल इसी कंडीशन में रहेगा। उसको कहते हैं उदासीन है, वो कुछ बिगड़ नहीं रहा उसका। जैसे जो है अगर लेटा हुआ शंकु है, अगर ये लेटा हुआ शंकु है, अगर इसकी बात करते हैं, यही पूछा जाता है एग्जाम में, अगर लेटा हुआ ये शंकु है या लुढ़कता हुआ गोला है, ठीक है, ये गोला है, इसको धक्का भी दे देंगे जैसा है वैसे ही बना रहेगा। ये गोला है ना, जैसा है इसको धक्का दे दो फिर वैसे रहेगा। ये लेटा हुआ शंकु है, ये भी उदासीन साम्य अवस्था है। समझिए बात करें, तो हर समय जो उसी अवस्था में बना रहे, किसी भी वस्तु पर बल लगा करके छोड़ दें, वस्तु की अवस्था वही बनी रहे जैसे पहले वैसे अभी, तो समझ जाना ये एकदम उदासीन है। क्या बोलेंगे? उदासीन है। इसको धक्का भी दे दोगे फिर वैसे ही शंकु बना रहेगा, उसी तरीके से लेटा रहेगा, ये ऐसे धरातल पे रखा रहेगा गोला। ठीक है, तो ये उदासीन साम्य अवस्था हो जाएगा। शिवम मौर्य, क्रिकेट बॉल, बिल्कुल सही है, क्रिकेट बॉल की जो है क्या है, उदासीन साम्य अवस्था में रहेगी। ठीक है, तो लिखो जरा, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर छोड़ने पर सदैव वस्तु उसी अवस्था में बनी रहती है, सदैव वस्तु उसी दशा में बनी रहती है, उसी दशा में बनी रहती है, तो यह साम्य अवस्था उदासीन साम्य अवस्था कहलाती है। यह साम्य अवस्था उदासीन साम्य अवस्था कहलाती है। इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा कि भाई जब किसी वस्तु पर बल लगाकर छोड़ने पर, ठीक है, जिधर वो पलट जाए वो भी वही अवस्था दिखे जो पहले थी। शंकु को अगर लेटा हुआ शंकु धक्का दे दोगे, पहले लेटा था अभी भी लेटा रहेगा, वैसे ही तो रहेगा, कहीं से कोई फर्क ऐसा नहीं लगेगा कि वो पूर्वावस्था में आ रहा है, वो हमेशा पूर्वावस्था में ही बना रहेगा, पूर्व दशा में ही बना रहेगा, कहीं दशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको बोलते हैं उदासीन साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं? उदासीन साम्य अवस्था। ठीक है, बिल्कुल सही है। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, साम्य अवस्था बता दिया हमने, गुरुत्व केंद्र भी बता दिया। यहां से ध्यान रखो, एक क्वेश्चन बन सकता है, उदाहरण पूछा जाएगा किसी का। ठीक है, ध्यान देना, लेटा हुआ शंकु किस प्रकार की साम्य अवस्था का उदाहरण है, शीर्ष पर खड़ा शंकु किस प्रकार की साम्य अवस्था का उदाहरण है, आधार पर खड़ा शंकु किस प्रकार की साम्य अवस्था का उदाहरण है, ऐसा पूछा जा सकता है। या इनकी परिभाषाएं लिखी होंगी, पूछा जाएगा यह साम्य अवस्था कौन सी साम्य अवस्था होती है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया? नरेंद्र पाल, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना? सभी बच्चों को क्लियर हो गया? साम्य अवस्था गुरुत्व केंद्र हमने पढ़ा दिया। एक क्वेश्चन वहां से क्लियर है यूपी कैडेट का, एक क्वेश्चन यहां से क्लियर है, दो क्वेश्चन आप कंफर्म मानिए। ठीक है, यहां से पूछा जाता। और तीसरा प्रश्न जो है हम लोग अब देखेंगे, अब थोड़ा सा जानकारी ये रखेंगे बल आघूर्ण के बारे में। अब हम लोग समझेंगे बल आघूर्ण। बच्चों, किसी वस्तु पर बल लगाने से
जैसे कोई भी वस्तु है उस पर बल लगाया जाए, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ये फिक्स है, ये कोई वस्तु है और इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया जाए, किसी वस्तु को फिक्स कर दिया जाए। ध्यान दें सभी लोग, अगर ये वस्तु है और इसको जो हम लोग फिक्स कर दें, देखो यहाँ पर फिक्स कर दिया जाए, ऐसे समझो ये वस्तु है ना, यहाँ से कील लगा दिया जाए, कील गाड़ दिया जाए, इसी में ऐसे फिक्स है, ये बिल्कुल यहाँ पर हम ये पकड़े हुए हैं, ऐसे समझ लो, यहाँ पर ये पाइवोटेड है, यहाँ पर ये फिक्स है, और ऐसे बच्चों यहाँ पर बल लगाया जाए। ऐसे जब बल लगाया जाएगा तो ये वस्तु ऐसे घूमेगी या घूमने का प्रयास करेगी, ठीक है। ऐसे तो कहने का मतलब अगर कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के परिता फिक्स है यहाँ पर और उस पर बल लगाओगे, ऐसे बल लगाओगे तो ये इस बिंदु के परिता घूमने की क्षमता रखेगी, ठीक है, घूमने का प्रयत्न करेगी। तो बल लगाने से किसी किसी वस्तु में क्या होता है, वस्तु में घूमने की प्रवृत्ति आ जाती है। कोई कोई वस्तु होता है आगे खिसक जाती है, ठीक है, किसी वस्तु पर बल लगाएं, अगर वो आगे खिसक जाए तो समझ जाना वो स्थानांतरीय गति कर रहा, तो समझ जाना उस पर बल लग रहा, बल की वजह से स्थानांतरीय गति होती है। किसी वस्तु पर बल लगाएं और बल लगाने से अगर वस्तु आगे खिसक जाए, अपने स्थान को परिवर्तित कर दे, समझ जाना उसकी गति स्थानांतरीय है। और बच्चों अगर किसी वस्तु पर बल लगाएं और वो वस्तु आगे तो ना खिसके, लेकिन वो किसी निश्चित बिंदु के परिता घूमने का प्रयत्न करे, तो समझ जाना उसमें बल नहीं बल्कि बलागुण लगा। लगाए बल हो लेकिन उसमें कहेंगे बलागुण लगा। बल मतलब बल, बल की जगह बल की वजह से घूमना, उसे कहते हैं बलागुण। तो अगर घूर्णन प्रभाव आ जाता है तो समझ जाना उसमें बलागुण लगा है। अगर स्थानांतरीय प्रभाव होता है तो समझ जाना बल लगा। बल का काम है स्थानांतरीय गति कराना, बलागुण का काम है घूर्णन गति कराना। तो बच्चों यहां पर ध्यान रखना, किसी वस्तु का किसी निश्चित बिंदु अथवा अक्ष के परिता घूमने की जो प्रवृत्ति होती है उसे बल आघूर्ण कहते हैं। टर्निंग टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी फिक्स्ड पॉइंट, टर्निंग टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी फिक्स्ड पॉइंट इज डिफाइंड एज टॉर्क। उसे टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, उसे बल का आघूर्ण कहते हैं, उसे बल आघूर्ण कहते हैं। किसी वस्तु का किसी निश्चित बिंदु अथवा निश्चित अक्ष के परिता घूमने की जो प्रवृत्ति होती है उसे बल आघूर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। जब यहाँ पर बच्चों ये फिक्स है और यहाँ पर जब आप बल लगाओगे, जब ये बल ऐसे लगाओगे ये वस्तु ऐसे घूमने की टेंडेंसी रखेगी, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा, है ना। अगर ऐसे बल बच्चों लगाओगे, ऐसे बल लगाओगे ये वस्तु इस निश्चित बिंदु के परिता ऐसे घूमने का प्रयत्न करेगी या घूमेगी, ठीक है। जिसका मतलब ये है, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, इसको वामावर्त कहते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त होता है। तो किसी वस्तु पर जो है जब बल लगाएं, बल लगाने से अगर उसमें घूर्णन का प्रभाव आया, रोटेशनल की टेंडेंसी आई, तो समझ जाना उस पर क्या लगा है, समझ जाओगे बल आघूर्ण लगा है। किसी वस्तु का किसी निश्चित बिंदु के परिता, लिखो, किसी वस्तु का किसी निश्चित बिंदु अथवा अक्ष के परिता घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। किसी वस्तु का किसी निश्चित बिंदु अथवा अक्ष के परिता घूमने की या घूर्णन की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। इसका मतलब बल आघूर्ण की वजह से घूर्णन गति होगी और बल की वजह से स्थानांतरीय गति होगी। ये भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आया सबको? अगर किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, हमने जो लिख दिया परिभाषा। देखो, अगर हम कहते हैं स्थानांतरीय गति का कारण, स्थानांतरीय गति का कारण, तो आप कहोगे बल। स्थानांतरीय गति अगर हो रही तो बल का काम है स्थानांतरीय गति कराना। बल होता है घूर्णन गति का कारण, घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति का कारण होता है बलाघूर्ण। बलाघूर्ण जो होता है घूर्णन गति का कारण है, ठीक है। बलाघूर्ण लगने से कहीं पर भी कोई वस्तु अगर घूम रही है तो समझ जाना उस पर बलाघूर्ण लगा। क्या लगा है? इतनी बात तो सबको क्लियर हो ही गया होगा। किसी को कोई समस्या हो बताओ, ठीक है, समझिए ना। तो यहाँ पर घूर्णन गति का कारण जो होगा वो बलाघूर्ण होगा, स्थानांतरीय गति का जो कारण होगा बल होगा। अगर पूछा जाए बल का क्या काम है तो आप कहोगे स्थानांतरीय गति कराना। पूछे बलाघूर्ण का क्या काम है, कहोगे घूर्णन गति कराना। घूर्णन गति में बलाघूर्ण की भूमिका होती है, स्थानांतरीय गति में बल की भूमिका होती है। तो चलिए बलाघूर्ण की परिभाषा तो समझ लिया, अब जो है इसका सूत्र जानेंगे। बलाघूर्ण क्या है? बल आघूर्ण बराबर होता है, पहले वो चित्र बना देते हैं जो भी बनाया था। देखो ध्यान से, ये मान लो कोई रॉड है, ये मान लो कोई क्षण है और उसका ये निश्चित बिंदु है, इसको बोलते हैं बच्चों निश्चित बिंदु, इसको फिक्स्ड पॉइंट कहा जाता है। ये निश्चित बिंदु होता है, दिस इज नोन एज फिक्स्ड पॉइंट, इसे निश्चित बिंदु कहते हैं। और ये है बल, ये यहां पर बल लगाते हैं, ये बल यहां लगाया और ये जो बल जहां पर लग रहा है, जिस लाइन से ये बल ऐसे पास करेगा, इसी लाइन के अनुदिश बल काम कर रहा है। ये बल इसी लाइन के अनुदिश दिशा में, अनुदिश मतलब एलोंग दिशा में काम कर रहा है। इसे बोलते हैं बल की क्रिया रेखा, इसे कहते हैं बल की क्रिया रेखा, इसे कहते हैं बल की क्रिया रेखा। बल जिस रेखा के अनुदिश काम करता है उसे बल की क्रिया रेखा कहते हैं, उसे लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, ठीक है। निश्चित बिंदु से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी को डी मान लो,
इसको बोलते हैं बच्चों लंबवत दूरी, ठीक है, इसे लंबवत दूरी मान लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान दें सभी लोग, ये कोई वस्तु है किसी बिंदु पर फिक्स है और दूसरे सिरे पर बल लगाया जा रहा है। बल जिस रेखा के अनुदिश काम करेगा उसे बल की क्रिया रेखा कहेंगे। निश्चित बिंदु से क्रिया रेखा की जो दूरी है उसको हमने यहाँ पर डी मान लिया। तो हमने एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको बलाघूर्ण का दिया है कि किसी वस्तु का किसी निश्चित बिंदु के परितः घूमने की जो प्रवृत्ति होती है उसे बलाघूर्ण कहते हैं। एक दूसरी भी परिभाषा बता रहे हैं, मैथमेटिकल परिभाषा, गणितीय परिभाषा क्या है कि बलाघूर्ण जो होता है, बल, ये जो बल लग रहा, बल गुणे बल की क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी, यहां पर यह भी बलाघूर्ण लिखा जा सकता है। बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बल की क्रिया रेखा से। ध्यान रखना ये पॉइंट, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही याद करना जैसे मैं लिखवा रहा हूं, सूत्र जैसे मैं लिखवा रहा हूं ऐसे याद करना, कहीं कोई शब्द इधर उधर नहीं करना। बल गुणे बल की क्रिया रेखा से, रेखा से बल, देखो बल हो गया, ये बल की क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी, की लंबवत दूरी, बल गुणे दूरी तो होता है, ज्यादातर बच्चों को पता रहता है बल गुणे दूरी, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दूरी, लेकिन वो कौन सी दूरी होती है ये जानना बहुत जरूरी है। कौन सी दूरी होती है? बल की क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी का जो गुणनफल होता है, बल तथा बल की क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लो, बल जो बल लग रहा, बल गुणे बल की क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, अंग्रेजी में इसे टॉर्क कहते हैं, TORQUE, टॉर्क का मतलब बल आघूर्ण, ठीक है। तो बल आघूर्ण को टाउ लिखते या कहीं कहीं यम लिखा होता, बल आघूर्ण को चाहे टाउ लिखो चाहे यम लिखो, यम बराबर होता बल गुणे दूरी, यम इंटू डी होता, बल गुणे बल की क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी, बल को दूरी से गुणा कर दिया है, ये बल आघूर्ण आ गया। ये क्या आया? बल आघूर्ण। ओके है, इतनी बात समझ में आया सबको? ये बल आघूर्ण हो गया। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करके पूछ सकता है। इतना समझने में अगर किसी को कोई समस्या आई हो तो बताओ, ठीक है। अब बल आघूर्ण सबसे महत्वपूर्ण बात है, कई बार बता चुके हैं, बल आघूर्ण सदिश राशि है। बल आघूर्ण कैसी राशि है? बल आघूर्ण कैसी राशि है? तो आप बोलोगे सदिश राशि, ठीक है। ये सदिश राशि है। संडे के टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रखना, कंप्लीट सिलेबस होगा, पूरा आपको पढ़ के आना है। जो ये पढ़ाया जा रहा हो तो ठीक है, ठीक है। ये तो आपको रैंक मजबूत करने के लिए सहायक होगा। जो आप क्रैश कोर्स कर रहे हो इसमें रैंक अच्छी आएगी। सिलेक्शन लाने के लिए कंप्लीट सिलेबस का जो टेस्ट लिया जा रहा है और उसका डिस्कशन कराया जा रहा है विधिवत, उसके लिए सिलेक्शन होगा। जो क्रैश कोर्स के विद्यार्थी सेलेक्ट, अगर उनको 100% होना है तो जो हम संडे का डिस्कशन करा रहे हैं उसको अच्छे से तैयार करें और अच्छी रैंक के लिए हम लोग पीछे से चल रहे हैं। समझ गए बात नहीं? ये चीज है। तो कंप्लीट सिलेबस ही तैयार करें सभी लोग, पूरा कोर्स अपने आप भी कुछ करें, ठीक है। हर्ष शर्मा क्या कर बेटा, अभी भी दिक्कत आ रही क्या? अरे भाई बल और बल की वो क्रिया रेखा है, जिस रेखा के अनुदिश बल काम करता, क्रिया रेखा, बल और बल की क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण सदिश राशि होती है। बल आघूर्ण का मात्रक, बल आघूर्ण का मात्रक देखो, इसका होता न्यूटन, बल का होता मात्रक न्यूटन और दूरी का मीटर, तो न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण की विमा, बल आघूर्ण की विमा, विमा क्या होगा? बल की विमा क्या होती है? mL/t-2, इसका होता है mL/t-2, एक और आ जाएगा मीटर का, तो विमा हो जाएगा mL/t-2। नमन जैन करें, यम से डिनोट क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों बल आघूर्ण को टॉर्क भी कहते हैं, अंग्रेजी में मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। मोमेंट 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 ऑफ फोर्स होता है। बल का आघूर्ण होता है इसलिए एम से डिनोट करते हैं और टाउ से डिनोट करते ही करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना। न्यूटन मीटर, विमा होगा mL/t-2। क्लियर है सभी को? ये बल आघूर्ण सदिश राशि है, मात्रक न्यूटन मीटर, बल आघूर्ण की विमा mL/t-2 होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गया। अब बच्चों देखो, अगर बल ऐसे लगेगा, अगर ये ऐसे लगेगा तो ये क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घूमेगी, और अगर बल ऐसे लगाते तो ये वामावर्त घूमती। यहाँ पर चिन्ह परिपाटी भी ध्यान रखना है कि अगर वस्तु दक्षिणावर्त घूमती है, ऐसे देखो क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की गति की दिशा में, घड़ी की सुई जिस दिशा में गति करती है क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घूमेगा, तो बल आघूर्ण ऋणात्मक होगा। दक्षिणावर्त के लिए, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव होता है, उल्टा इसमें क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लेते हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त बल आघूर्ण होगा तो उसको हम धनात्मक मानेंगे। ये चिन्ह परिपाटी भी याद रखना, ध्यान दे। दक्षिणावर्त बल आघूर्ण, दक्षिणावर्त बल आघूर्ण, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो बल आघूर्ण होता है, क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है, उसको जो है ऋणात्मक लिया जाता है, उसको ऋणात्मक लेते हैं, ऋणात्मक, ठीक है। ऋणात्मक क्लॉकवाइज जो होता है वो ऋणात्मक। और इसी तरीके से
अमन मिश्रा बिल्कुल सही बताया कि अगर मान लो बलागुण का सीजीएस मात्रक पूछा जाता तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाता, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से अगर वामावर्त बलागुण, वामावर्त बलागुण जो होता है उसको धनात्मक लिया जाता है। वामावर्त धनात्मक, क्लॉकवाइज ऋणात्मक होता है, एंटी क्लॉकवाइज धनात्मक होता है। इतनी बात सबको क्लियर है? किसी को कोई समस्या बताओ? ठीक है, कोई दिक्कत? तो दक्षिणावर्त और वामावर्त बलागुण हमने बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका बलागुण। बलागुण का क्या काम है? घूर्णन गति कराना। बल का क्या काम है? स्थानांतरित गति कराना। अगर वस्तु दक्षिणावर्त घूमेगी तो बलागुण को ऋणात्मक लिया जाता है, वामावर्त घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज तो धनात्मक बलागुण लिया जाता है। मात्रक न्यूटन मीटर होता है, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक 2.5 सेंटीमीटर होता है, डिमीय सूत्र या आयामी सूत्र या L2T-2 होता है। ठीक, अब देखो एक चीज और समझना, आघूर्णों का सिद्धांत। इसको जानने के लिए पहले एक और चीज समझ लो, बल युग्म क्या चीज होता है? बल युग्म, बल युग्म समझिए। कभी कभी बल युग्म की बीमा पूछ लेता है। बल युग्म क्या? बल युग्म, कपल का मतलब होता है बल युग्म। देखिए ध्यान से समझना, बल युग्म के बारे में समझे। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है और ये यहां कहीं फिक्स कर दिया गया। एक बल बच्चों ऐसे लग रहा है, F न्यूटन का बल है, और दूसरा बल ऐसे लग रहा है। देखो जोड़े में बल है, ये बल दोनों जोड़े में, पेयर में, दोनों ही बल, दो बल है ना यहाँ पर, एक ये है, दो बल है, दोनों सेम परिमाण के, जितना न्यूटन का ये है उतना न्यूटन का ये है, दोनों समानांतर है, दोनों समांतर है, इसी वस्तु पे काम करते हैं, लेकिन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। तो ऐसे बल के जोड़े बल युग्म कहलाते हैं। इसी को बोलते हैं बल युग्म। बल का मतलब बल और युग्म का मतलब जोड़ा। तो बलों के जोड़े जो दिख रहे हैं, ठीक है, समान परिमाण के बल हैं, परिमाण दोनों के सेम न्यूटन के हैं, दोनों ही एक ही वस्तु पे काम करें, विपरीत दिशाओं में काम करें, एक ही वस्तु पर विपरीत दिशाओं में समानांतर काम करते हैं, तो समझ जाना ऐसे बल के जोड़े को बल युग्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये बल युग्म है। ठीक है, और बल युग्म का आघूर्ण अगर पूछा जाए, बल युग्म, कभी कभी सिर्फ बल युग्म लिखा होता है, इसका सूत्र बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बल युग्म या बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? यहां पर देखो, इसकी परिभाषा नहीं पूछा जाता कि बल युग्म किसे कहते हैं, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता, बल युग्म को परिभाषित कीजिए। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि बल युग्म होता क्या? बलों के जोड़े समान परिमाण के समानांतर जो विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले बलों के जोड़े को बल युग्म कहते हैं। ये दोनों बल 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, ये 15 न्यूटन, ये भी 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, ये भी 20 न्यूटन, तो ये दोनों बल के जोड़े हैं, किसी वस्तु पे काम करते हैं, विपरीत दिशाओं में समांतर काम करते हैं, तो इन बल के जोड़ों को बल युग्म कहते हैं। ठीक है, बल युग्म कहते हैं। और बल युग्म का आघूर्ण या बल युग्म पूछा जाए, इन दोनों में से कोई एक बल या इंटू दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, इसकी क्रिया रेखा ऐसे जाएगी, इसकी क्रिया रेखा ऐसे जाएगी, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी से गुणा कर दो, बल युग्म। देखो बल युग्म का भी सूत्र वही आया F × D। ये भी जो सदिश राशि है, ये भी अगर पूछा जाए बल युग्म कैसी राशि है, बल युग्म भी सदिश है, बल आघूर्ण जैसा ही सूत्र आया। और इसका भी मात्रक, बल युग्म का मात्रक अगर पूछ लिया जाए, इसका भी न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर। अगर इसकी बीमा पूछी जाए, वही होगी जो बल आघूर्ण की होती है, क्या होगी? mL2T-2, बीमा वही हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने आप लोगों को कई चीजें क्लियर कर दिया। हमने बताया स्थानांतरीय गति, हमने बताया घूर्णन गति का क्या कारण है, स्थानांतरीय गति का क्या कारण है, साम्य अवस्था किसे कहते हैं, कितने प्रकार की साम्य अवस्था होती है, द्रव्यमान गुरुत्व केंद्र क्या होता है, और अलग अलग वस्तुओं का गुरुत्व केंद्र हमने नोट कराया आप लोगों को। और साथ ही साथ हमने बताया कि बल आघूर्ण क्या है, उसकी परिभाषा, बल युग्म क्या है, बल आघूर्ण किस प्रकार की राशि है, मात्रक और विमा सूत्र। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम ये बताएंगे आपको कि आघूर्णों का सिद्धांत क्या है, आघूर्णों का सिद्धांत डिस्क्राइब करेंगे, द्रव्यमान और भार को बताएंगे। फिर से एक बार, आज हमने बेसिक भार बता दिया है, द्रव्यमान और भार को एक बार रिवाइज करेंगे। साथ ही साथ जो है भौतिक तुला के बारे में बताएंगे कि भौतिक तुला क्या होता है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को, क्योंकि एक क्वेश्चन वहां से बन सकता है। ठीक है, इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी इसके बाद एग्रीकल्चर की क्लास के लिए रेडी हो जाइए आप सभी लोग, प्रॉपर तरीके से एक एक चीज नोट्स बनाते चलिएगा, कोई समस्या नहीं है, मेहनत करिए। ठीक है, संडे को आपका टेस्ट है और उसी टेस्ट का डिस्कशन है, टेस्ट भी संडे को ही होगा, उसी दिन डिस्कशन भी होगा। ठीक है, कैसे टेस्ट देना है वो सब हम यूट्यूब पर आकर के बता देंगे, संडे को ही बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, रेडी रहना सब लोग, अपनी मोबाइल चार्ज किए रहना, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक का प्रोग्राम है। पहले जो है टेस्ट कराया जाएगा आपका, ठीक है, इसके बाद टेस्ट देने के बाद आपका डिस्कशन हो जाएगा, इसलिए आप रेडी रहिएगा। ठीक है।
चलिए विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून सभी को। अब बात ये हो रही थी कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर आपने कल क्या पढ़ाया था। तुम कल क्लास में थे कि नहीं थे बेटा? कल क्या पढ़ाया था? आप क्लास में उपस्थित थे? कल हमने जो है धान का एंड किया था, धान में जो है लास्ट पॉइंट जो थे उनको पढ़ाया था, और उसके बाद धान के क्वेश्चन रिवाइज कराए थे। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखे हुए थे, उनके उत्तर पूछे थे कि आपने कितना धान में पढ़ा। और उसके बाद हमने पशुपालन की भी क्लास ली थी, है ना। पशुपालन में जो है गाय की नस्लों के विषय में बताया था, है ना, डिस्क्राइब किया था। जो मिल्च ब्रीड है, दुधारू नस्लें, उनको हमने डिस्क्राइब भी किया था ना। अगर आप उपस्थित होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट आ जाइए। गुड आफ्टरनून सभी को, है ना। आज विद्यार्थियों हम मक्का के विषय में बात करेंगे, है ना। तो मक्का के विषय में एक कहानी बता देते हैं आपको पहले से ही कि मक्का देश का अन्न नहीं है। पहली बात, मक्का हमारे देश का अन्न नहीं है। अन्न का मतलब आप समझ गए होंगे, सीरियल्स की बात की जा रही है, और इसे जो है अनाजों की रानी या क्वीन ऑफ सीरियल्स कहा जाता है, या खाद्यान्न की रानी किसी भी तरीके से लिख के आ सकता है, या खाद्यान्न की रानी लिख के आ सकता है, या अनाजों की रानी आ सकता है, या क्वीन ऑफ सीरियल्स लिख के आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसका उत्पादन जो खाद्यान्न फसलें हैं उनमें सर्वाधिक होता है। प्रोडक्टिविटी इसकी देखें, अगर आप उतने में गेहूं बोएंगे, धान बोएंगे और मक्का भी बोएंगे तो मक्का का उत्पादन आपका ज्यादा निकलेगा, है ना। तो क्वीन ऑफ सीरियल्स बोला जाता है। हमने फिर भी आपको पहले से ही एक बात बताई थी। नोट्स बेटा मिल जाएगा, नोट्स के लिए इतना परेशान क्यों हो? कल आए थे, आए तो थे ही थे, कल आए नहीं थे। तुम लोग कहाँ रहते हो भाई? कल आए थे, है ना। कल आपने क्लास जो है देखी नहीं है, हमें लग रहा, अमित बघेल। और बात करें हम कि हमने बताया था कि मक्का देश का अन्न नहीं है, अमेरिका से आया है, और अमेरिका में पशुओं को खिलाया जाता है ना। जो हमने बताया, फिर एक बार सुनिए आप, मक्का देश का अन्न नहीं, यानी कि भारत का अनाज नहीं है, अमेरिका से आया है, अमेरिका से आया है, और अमेरिका में पशुओं को खिलाया जाता है। यानी कि ज्यादातर इसका जो है अमेरिका में पशुओं को खिलाया जाता है। इसमें ट्रिप्टोसिन और लाइसिन एमिनो एसिड्स की कमी होने के कारण विद्यार्थियों, अगर जो लोग ज्यादा मक्का को लगातार ग्रहण करते रहते हैं तो उनकी बॉडी में जो है पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा जो होता है बी की कमी से, विटामिन की होता है, B5 की कमी से होता है, जिसके कारण देह पर या शरीर पर फफूंदी पड़ने लगते हैं, है ना। तो मक्का का ज्यादा सेवन भी नहीं करना चाहिए, और हमारे देश का अनाज भी नहीं है। इसे विद्यार्थियों 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी से पहले ये भारत में विद्यार्थियों नहीं था, तो 16वीं शताब्दी में विद्यार्थियों इसे अमेरिका से जो है भारत लाया गया था मक्का को। तो 16वीं शताब्दी में आया, यानी कि बहुत पुराना सीरियल नहीं है। जिस प्रकार से हमारे गेहूं और धान है ना, उस तरीके का सीरियल नहीं है। अब बात करें कि इसकी खेती जो है उत्तर प्रदेश में बहुत जोरों शोरों से हो रही है। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक मक्का अमेरिका में होती है। अगर हम विद्यार्थियों भारत की बात करें तो भारत में सबसे अधिक मक्का जो है वो कर्नाटक में होती है। लेकिन अगर उत्पादकता की हम बात करें तो उत्पादकता में हमारा आंध्र प्रदेश स्टेट जो है वो पहले स्थान पर है, ठीक है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में यूपी का स्थान नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा बोई जाती है, लेकिन ड्यू टू प्रिवेंशन, यहाँ पर जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या उर्वरक की वजह से, जो प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो पाने की वजह से क्या होता है विद्यार्थियों, इसका जो है उत्पादन अधिक नहीं हो पाता है ना। तो अब मक्का में हम बात करेंगे कि आपको पढ़ना किस तरीके से, जो एक बार यही मक्का की खेती याद हो जाए, दोबारा आपको जो है पढ़ना न पड़े। तो यहाँ पर हमने जो पीपीटी आपको स्लाइड दिखाएंगे उसके हिसाब से आपको बता देंगे हम। लेकिन हम पहले एक ओवरव्यू आपको पहले से ही मक्का का दे देते हैं कि आपको पढ़ना है साइंटिफिक नेम वगैरह। साइंटिफिक नेम में भी इसके थोड़े अंतर यह है कि एक तो सामान्य साइंटिफिक नेम जियामेज है, जियामेज, है ना। अब इसके बाद अगर पॉप कॉर्न, थिंट कॉर्न, डेंट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, फ्लेवर कॉर्न, है ना, तो इस प्रकार के अगर बहुत सारे कारण हैं इसमें, है ना, तो उन सारे कारणों का नाम भी कभी कभी अलग से पूछ लेता है। जियामेज, इंदुराटा, इंडेंटाटा, एबर्टा, सकाटा, स्वीट कॉर्न का जैसे हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हम आपको वहीं पर 2-3 बार रिवाइज करा के याद करा देंगे। साइंटिफिक नेम के साथ इसमें क्रोमोसोम नंबर की संख्या 20 होती है, 20 होते हैं क्रोमोसोम। अगर हम ओरिजिन प्लेस की विद्यार्थियों बात करते हैं तो हमने आपको 2 इससे पहले फसलें बताई हैं, गेहूं और धान की। तो गेहूं और धान की जो फसलें हैं उनमें हमने आपको पहले बताया कि धान के लिए अगर आप ओरिजिन प्लेस देखेंगे तो साउथ ईस्ट चले जाइए, यानी कि भारत और बर्मा में चले जाइए। अगर हम गेहूं की बात करते हैं तो साउथ वेस्ट चले जाइए, आप जो है दजला फरात की घाटियों में चले जाइए या तुर्की में चले जाइए। तुर्की में इस समय नहीं आना है क्योंकि वो वाला क्षेत्र इस समय विद्यार्थियों बहुत ज्वलनशील है आप लोगों के लिए, है ना। इस समय लड़ाइयां खूब चल रही हैं, इजराइल और फिलिस्तीन के विषय में जो है लगातार झगड़ा चल रहा है ना। फिलिस्तीन जो है रॉकेट छोड़ रहा है तो इजराइल बमबारी कर रहा है। तो दोनों, खैर हम लोग भारतीय हैं और हमारी संस्कृति और सभ्यता में ये रहा है कि हम जो है शांति के अग्रदूत बन के रहें। ना हम इजराइल के लिए कुछ कहना चाहेंगे, ना फिलिस्तीन के लिए कुछ कहना चाहेंगे, है ना। तो ये हमारे लिए केवल एक ऐसा विषय है कि हम विश्व में शांति के प्रवर्तक रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी किसी का सहयोग नहीं किया। अब वो अलग की बात है कि अंग्रेजों ने हमें लालच दे दिया था तो हम ब्रिटेन के साथ हो गए, लेकिन आंतरिक रूप से भारत ने किसी भी देश का जो है सहयोग नहीं किया था, ना मित्र राष्ट्र का किया था, ना अलायंस के किया था, किसी का नहीं किया, है ना। उसी तरीके से आज भी इस वैश्विक युद्ध में हमें कुछ नहीं कहना है ना। थोड़ा अगर कहना भी हो तो जो चीज़ सही है उसके लिए बोल सकते हैं। अब बात आ रही थी मक्का पे, तो मक्का की फिर हम क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर बात करें विद्यार्थियों, जलवायु की दशाओं की बात करें तो एक चीज समझिए कि मक्का का जो जर्मिनेशन होता है उसके लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। तो यानी कि हम इसको तीनों सीजनों में बो सकते हैं, है ना। रबी, खरीफ और जायद तीनों सीजनों में बो सकते हैं। तो रबी, खरीफ और जायद जब तीनों सीजनों में इसको हम बोएंगे तो क्या होगा, यानी कि उत्पादन बढ़ेगा। जैसे बिहार में ऐसा कहां पर होता है, लक्ष्मी और उत्तम प्रजातियां जो है ये रबी ऋतु में भी बोने के लिए उत्तम प्रजातियां हैं, है ना, मक्का की। और ये प्रजातियां जो है बिहार में ज्यादातर बोई जाती हैं। बिहार में तीनों टाइम पर कभी कभी मक्का हो जाती है। अब अपने उत्तर प्रदेश में भी ये स्थिति होने लगी है कि मक्का वैसे खरीफ ऋतु की मेन रूप से फसल थी, अब क्या होता है उत्तर प्रदेश में भी रबी में बोई जाती है
जायद में मक्का ज्यादातर इस समय हो रही है हमारे यहाँ, है ना, बहुत ज्यादा हो रही है उत्तर प्रदेश में। और इससे बेटा एक नुकसान ये और है मक्का से जायद वाली मक्का में हमें जो देखने को मिल रहा है कि वाटर की रिक्वायरमेंट अधिक होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो वाटर टेबल है वो घट रहा है ना। तो क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर हम बात करें तो 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के करीबन लगभग, या बात कर लें हम ऐसे ही, तो इसको टेम्परेचर जो है इतना चाहिए रहता है इसकी ग्रोथ के लिए टोटल। अब मक्का की अगर हम और बात करें तो जलवायु दशाओं के साथ अगर मिट्टी की बात करते हैं तो अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा होनी चाहिए इसके, है ना। अगर अच्छी मक्का की खेती हमें चाहिए विद्यार्थियों, तो अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा होनी चाहिए। कैसी मृदा होनी चाहिए? अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा होनी चाहिए। अगर मटियार में हम चाहें या चिकनी मिट्टी में चाहें तो मिट्टी चिकनी या मटियार मिट्टी में मक्का की खेती हो तो जाएगी, लेकिन उतना अच्छा उत्पादन आपको जो है नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर पीएच की बात करें हम, तो पीएच खैर वाइड रेंज में हो जाता है मक्का, 5.5 से लेकर 7.5 पीएच रेंज तक मक्का की खेती हम कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी संकर शंकुल, है ना, सीड रेट, खरपतवार नियंत्रण, तो अभी बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी। कीट नियंत्रण, इंसेक्ट पेस्ट कैसे कैसे लगते हैं, क्या प्रोडक्शन रहता है, क्या चारे वाली मक्का कैसी होनी चाहिए, है ना, वैरायटीज कैसी हैं, है ना, किस तरीके का पौधा है, C4 प्लांट है या C3 प्लांट है, तो आप सभी को पता होगा C4 प्लांट है। तो जब C4 प्लांट है, और एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेल्फ पॉलिनेटेड है, क्रॉस पॉलिनेटेड है, तो आप तुरंत बता देंगे हमें कि भैया हमने पढ़ा है बेटा क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट है ना। और क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट होने के नाते जब क्रॉस पॉलिनेटेड हो जाएगा तो आइसोलेशन डिस्टेंस मक्का की जो है पृथक दूरी वो अपने आप से बढ़ जाएगी, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट की आइसोलेशन डिस्टेंस जो है बढ़ा दी जाती है। तो हम आपसे पूछेंगे कितनी रहती है, तो बताइए कि 200 मीटर के करीबन हमें मक्का की जो है आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। अगर हम पूछे डायोसियस या मोनोसियस प्लांट है मक्का, तो आप तुरंत बता देंगे हमें कि मोनोसियस प्लांट है ना। तो इस तरीके से मतलब आप मक्का के खेत में एक एग्जामिन कीजिए, घुस जाइए कि हमें मक्का की पूरी खेती जो है याद कर लेनी है, ऐसे हमारे साथ चल के, है ना। अब अगर हम देखें तो मक्का में पहले नर पुष्प निकलता है कि मादा पुष्प निकलता है, तो अगर इसकी हम बात करें तो पहले हमारा नर पुष्प निकलता है। ऊपर देखा होगा आपने, पहले बाली निकलती है और नीचे से कॉब निकलता है, जिसे सिल्क कहते हैं। तो टेसल्स पहले निकलता है और सिल्क जो है बाद में निकलता है। तो अब देखेंगे हम आपके जो है पीपीटी के अनुसार क्या क्या बताना है, जो भी बताना है हम आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से विद्यार्थियों को बताएंगे। किसी को अगर कोई समस्या होती है तो तुरंत आप प्रश्न हमसे पूछिएगा, है ना। तो आइए हम देखते हैं मक्का में आपकी पीपीटी में क्या बना हुआ है। अब देखिए, पढ़ना तो मक्का ही है, इसके अलावा तो आज के क्लास में कुछ पढ़ना नहीं है, तो फिर भी हम आपको डिस्क्राइब करके पूरा का पूरा हम जो है आपको बताएंगे, प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो है आपको समझ में आए ना। तो मक्का में क्या है, और अगर हम बात करें कि भूमि कैसी होनी चाहिए, तो भूमि तो हमने आपको बताई दी। इसके बाद वैरायटियों की अगर हम बात करें तो संकर और संकुल वैरायटियां होती हैं 2 तरीके की, है ना। तो अब हम देखेंगे आपका पहला पीपीटी क्या है इसमें मक्का में। देखिए, वनस्पतिक नाम, गुणसूत्र और उत्पत्ति स्थान। अगर वनस्पतिक नाम के विषय में हम देखते हैं तो दिया गया है वनस्पतिक नाम में जियामेस, है ना। क्या नाम दिया गया है? जियामेस। और अगर हम यहाँ पर लगा दें इंदुराटा, इंडेंटाटा, इवर्टा, है ना, या सक्राटा या कुछ भी, तो इंदुराटा अगर हो जाएगी, जियामेस इंदुराटा, है ना, इंडेंटाटा, इवर्टा, सक्राटा, तो ये सब अलग अलग टाइप के हैं। कोई फ्लेंट कार्न है, कोई डेंट कार्न है, कोई पाप कार्न है, कोई स्वीट कार्न है। पाप कार्न का मतलब वही जो आप खाते हैं, बाजार में बिकता है भुट्टा, फूला हुआ दाना, दिस इज नॉन एज पाप कार्न, है ना। इसमें क्या होता है कि अंदर जो है एयर भरी रहती है, जैसे इसको गर्म किया जाता है तो पूरा दाना जो है ब्लास्ट हो जाता है, कोई पाप कार्न आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो डेंट कार्न दांत की तरह होती है, मक्का का बिल्कुल शेप जो है दांत के आकार का होता है, दिस इज नॉन एज डेंट कार्न। इस तरीके की मक्का होगी डेंट कार्न जो है विद्यार्थियों, ऐसी इस तरीके की, है ना। तो ये डेंट कार्न हो गई, है ना। पाप कार्न, डेंट कार्न, फ्लेंट कार्न, स्वीट कार्न। स्वीट कार्न देखिए वो होती है जो बाजार में आती है, जिसका सूप बनाया जाता है। सूप का मतलब समझे आप, बड़े बड़े होटलों में जब आप खाना खाने जाएंगे तो उससे पहले एपेटाइजर दिया जाता है। एपेटाइजर का मतलब खाना पचाने वाला सूप, तो उसमें जो है आपकी डाली जाती है ना, स्वीट कार्न, है ना। स्वीट कार्न का मतलब मीठी मक्का। आपने देखी होगी बाजारों में जो महानगरों में वगैरह बच्चे रहते होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि छोटी छोटी पैकेट्स में मक्का के दाने पैक होके आते हैं, दिस इज नॉन एज स्वीट कार्न। और उसको जो है घोट के मिला के जो है बट के और मसाला में डाल के ऐसे सूप बना लिया जाता है उसका, तो ये हो गया स्वीट कार्न, है ना। तो तरीके तरीके की मक्का है, बहुत तरीके की मक्का है ना। लेकिन अगर हम बात करें इस समय तो हम केवल आपको पढ़ाएंगे कौन सी वाली मक्का, हम वही मक्का आपको पढ़ाएंगे जो इस समय आप जो है खाद्यान्न के रूप में यूज करेंगे, उस मक्का को आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो खाद्यान्न या अनाज वाली मक्का है उसके विषय में बताएंगे। देखिए, मक्का का ज्यादातर उपयोग विद्यार्थियों भारत में इस समय, पहले तो रोटी के रूप में खूब लोग करते थे, अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में कहीं कहीं रोटी के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन अब जो है मुर्गियों के दाने के लिए ज्यादा मक्का का उपयोग किया जाता है, मुर्गियों और पशुओं के दानों के लिए, है ना। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? और बेसिकली अमेरिका में भी ये एक जो है दाने वाली फसल ही थी। हमने बता ही दिया है दोहा के माध्यम से कि अमेरिका में पशुओं को खिलाई जाती है, अमेरिका में पशुओं को आज भी खिलाई जाती है। तो वही पोल्ट्री इंडस्ट्री जो इंडिया में चल रही है बेसिकली हमारे हिसाब से, वो केवल इसी के ऊपर डिपेंड है, ज्यादातर मक्का के ऊपर। और इसके साथ साथ जो कपिला पशु आहार वगैरह दाना कंसंट्रेट आ रहे हैं, उनमें भी मक्का को जो है मिला दिया जाता है, जिससे कि जो है पशु इसको भी चाव से खाते हैं। टेस्ट तो खैर अच्छा होता ही होता है मक्का का, है ना। पहले देखिए देसी मक्का होती थी, उसका उत्पादन कम था, 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अब जो है संकुल और संकर मक्का आ जाने से उत्पादन विद्यार्थियों बढ़ गया है।
अब उत्पादन विद्यार्थियों 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के करीबन हो गया है ना, तो उत्पादन का भी असर पड़ता है। ठीक है, तो अब जिया मेज के विषय में मैंने बता दिया है कि ये अमेरिका से आया हुआ मक्का है, हमारे देश में नहीं था। 16वीं शताब्दी में अमेरिका से भारत आया। इसका वैज्ञानिक नाम जिया मेज है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2 या =20 होती है, या अगर पूछे तो 10 होती है। ठीक है, और इसका जन्म स्थान कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। कहीं कहीं पर आपको सेंट्रल अमेरिका भी लिखा मिलेगा या मध्य अमेरिका, तो घबराना नहीं है ना। इन दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया गया होगा। अगर दोनों दिए गए हैं तो फिर आपको जो है मध्य अमेरिका वाला नहीं टच करके आपको दक्षिणी अमेरिका ही लगाना है। ठीक है, अगर दोनों दिए गए हैं तो दक्षिणी अमेरिका, नहीं तो इनमें से एक ही दिया जाएगा, दक्षिणी अमेरिका या मध्य अमेरिका। ठीक है, मध्य अमेरिका का मतलब है मैक्सिको वाला क्षेत्र जो है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे देखेंगे विद्यार्थियों की ये ग्रेमनी कुल का पौधा है। ये हम आपको बता चुके हैं कि मक्का जो है ग्रेमनी फैमिली या पोएसी फैमिली का पौधा है। ठीक है, और घास कुल का पौधा है, यानी कि अगर हम और सही से बताएं तो घास कुल का पौधा है। और भारत में मक्का का प्रवेश 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। कौन भारत में विद्यार्थियों इसको लाया था? पुर्तगीज लाए थे, पुर्तगाली लाए थे, क्योंकि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आए थे। वास्को डिगामा नामक विदेशी यात्री जो था वो भारत आया, और वो भारत जब आया तो अपने साथ में मक्का को लेके आया, है ना। तो उसी समय से मक्का जो है पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाई गई। ठीक है, इससे पहले भारत में मक्का नहीं थी, तो विदेशी जो थे वो आए, और सबसे पहले भारत आने वाले विदेशों में पुर्तगालियों का नाम सबसे पहले आता है। तो पुर्तगाली जो है मक्का को भारत में लेके आ गए। इससे पहले भारत में मक्का नहीं थी। ठीक है, अब बात आती है विश्व में सर्वाधिक मक्का अमेरिका में उगाई जाती है, यानी कि उत्पादन सबसे अधिक अमेरिका में होता है। इसका सबसे ज्यादा खेती इसकी जो है अमेरिका में ही की जाती है, क्योंकि वहां का नेटिव है ना। वहां का कैसा अनाज है? नेटिव अनाज है, यानी कि वहां का राष्ट्रीय अनाज है, नेटिव है ना। नेटिव है, नेटिव का मतलब वहां मतलब इसका जन्म ही हुआ है, तो वहां के पशुओं के लिए जो प्रमुख रूप का भोजन है। लेकिन अगर इसकी क्यूपीएम की जाए, यानी कि इसमें जो ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की कमी होती है, अगर उसको बाई क्वालिटी प्रोटीन बेस, एक पॉइंट आता है मक्का में क्यूपीएम। क्यूपीएम का मतलब होता है क्वालिटी प्रोटीन बेस। तो अगर इसके माध्यम से इसको सुधार दिया जाए, देखिए हमने बताया था कि इसमें कमी होती है, जो बताया था हमने ट्रिप्टोफैन की कमी होती है, और साथ साथ में लाइसिन की कमी होती है। लाइसिन और ट्रिप्टोफैन दो चीजों की कमी होती है। तो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की जब कमी होगी दो चीजों की, तो ये दोनों एमिनो एसिड्स हैं। क्या है? एमिनो एसिड्स हैं विद्यार्थियों। लाइसिन और ट्रिप्टोफैन क्या है? एमिनो एसिड्स हैं। और जब एमिनो एसिड्स हैं दोनों, तो एमिनो एसिड्स को हम क्या, एमिनो एसिड्स से क्या बनता है विद्यार्थियों? बनती है प्रोटीन। क्या बनती है? प्रोटीन। और यहीं पर एक टेक्निक मक्का में होती है क्यूपीएम, यानी कि क्वालिटी प्रोटीन मैस। क्वालिटी प्रोटीन जब हम मैस बनाएंगे तो बाय फोर्टिफिकेशन के द्वारा हम इसमें जो है ट्रिप्टोफैन और लाइसिन दोनों को मिला देंगे, तो हमारी मक्का में जो प्रोटीन की कमी थी वो हमारी पूरी हो जाएगी। और जो हमारा पेलाग्रा रोग अधिक मक्का के सेवन से, ये भी दिया जाता है कि अधिक मक्का के सेवन से क्या हो जाता है, तो त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं। ये विटामिन बी की कमी के कारण जो है पेलाग्रा रोग हो जाता है। तो ज्यादा मक्का भी नहीं खानी चाहिए, है ना, और ज्यादा तो कोई चीज नहीं खानी चाहिए मक्का क्या हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया मक्का अमेरिका में उगाई जाती है। ठीक है, अब देखिए भारत में अगर हम बता रहे थे आपको कि भारत में जो है सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। और अगर हम कहें कि उत्पादकता के अनुसार बात करें विद्यार्थियों, तो उत्पादकता के अनुसार प्रथम स्थान जो है वो है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। तो उत्पादन के हिसाब से कर्नाटक अभी भी फर्स्ट प्लेस में बना हुआ है, अपना स्थान बनाए रखा है। उत्पादकता की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश, और अगर क्षेत्रफल की बात करें विद्यार्थियों, तो क्षेत्रफल में जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान बनाए हुए हैं। कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश अपना स्थान बनाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब इसमें जो है जायद ऋतु में भी मक्का होने लगी है, और साथ साथ में खरीफ ऋतु में तो होती है। तो खरीफ और जायद दो सीजनों में मक्का होने से क्षेत्रफल भी इसका जो है बढ़ गया है मक्का का उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब अगली बात विद्यार्थियों हम अगर करें तो मक्का में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्राओं के विषय में हमने यहाँ पर जानकारी दी है कि प्रोटीन जो होती है मक्का में 11% कहेंगे, आपको 10 से 12% भी लिखा मिलेगा। तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। मक्का में प्रोटीन जो है होता है, और कितना होता है। अभी आप गेहूं में देखेंगे तो गेहूं में हमने आपको प्रोटीन बताई थी 12 से 15 के करीबन, है ना। गेहूं में 12 से 15 के करीबन बताई थी। और वहीं चावल में हमने बताई थी, धान में 7% के करीबन। और यही मक्का में देखिए आपको आगे 11.6% के करीबन। तो प्रोटीन जो है खाद्यान्न फसलों में थोड़ी जो है दलहनों की अपेक्षा अगर हम देखें तो कम रहती है ना, लेकिन होती है ना। चावल में थोड़ा ज्यादा कम होती है। कार्बोहाइड्रेट इसमें अत्यधिक होता है 78% के करीबन। और अगर हम इसमें फैट की बात करें तो 5.3% वसा भी होती है। ठीक है, जिसमें मक्का में। अब अगर अगला पॉइंट हम देखें तो मक्का के भ्रूण में, मक्का में नहीं, अगर ये एक कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थियों के दिमाग में, हमने देखा है अक्सर कि हमने लिखा दिया कि मक्का के भ्रूण में 30 से 40% तेल होता है, और आप लोग जो है कह देते हैं कि मक्का में 30 से 40% तेल होता है। तो ये आप भ्रम निकाल लीजिए कि मक्का में नहीं ये तेल है, ये मक्का के भ्रूण में तेल है। तेल की मात्रा जो है वो मक्का के भ्रूण में है। यानी कि मक्का आप जब तोड़ेंगे कभी, तो उसमें तोड़ने के बाद उसका एम्ब्रियो निकलता है, जो पीला कलर का होता है ना।
पीला कलर का जो भ्रूण होता है अंदर सफेद पीला करके कुछ होता है, अलग से अंडे की तरह निकलता है। जैसे अंडा आप तोड़ते हैं तो 2 लेयर है, उसी प्रकार से इसका जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में जो है 30 से 40% केवल तेल होता है। अगर एम्ब्रियो निकाल के हम उसमें देखेंगे तो 30 to 40% ऑयल कंटेंट होता है। ठीक है, तो ये बात आपको जो है समझ में आ गई होगी कि मक्का के भ्रूण में तेल की मात्रा, मक्का में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, और भारत में मक्का उत्पादन में प्रमुख राज्य है ना। ये तीनों पॉइंट आप जो है आत्मसात कर लीजिए, यही पर याद कर लीजिए 2-3 बार पढ़ने के बाद। तो हम आपको इसलिए आज पढ़ाने आए हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि हम जितना पढ़ाएं है ना वो आप लोग वहीं पर याद करते हुए चले, है ना। ऐसा ना हो कि घर पे आप जाएं या 1-2 बार रिवाइज कर लें तो आपको याद हो जाए। जितना भी हम सिलेबस पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे, सब यहीं याद कराने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए कि हाँ फील्ड कंडीशन में हम खड़े हैं। ठीक है, कोई रटने वाली बहुत ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। तो अगर हम देखें कि कर्नाटक में उत्पादन ज्यादा है, अगर हम कर्नाटक का मैप भी बना दें तो आप लोग समझ सकते हैं। हम मैप के हिसाब से भी आपको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कर्नाटका जो है दक्षिण भारत का राज्य है ना, और आंध्र प्रदेश भी दक्षिण भारत का राज्य है। दोनों उत्पादन और उत्पादकता में अपना स्थान बनाए हुए हैं, लेकिन क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश अपना स्थान जो है बनाए हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद जलवायु की बात करें तो हमने आपको बताया था कि मक्का जो है 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी पूरी फसल की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, 25 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसके जो है अंकुरण की बात करें तो अंकुरण के लिए विद्यार्थियों 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, और पूरी वृद्धि के लिए जो है 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और हम एक बात कहें कि ये ग्रीष्म ऋतु का पौधा है, इसमें ये भी लिखा रहता है कि मक्का एक जो है ग्रीष्मकालीन पौधा है। ग्रीष्मकालीन का मतलब होता है कि गर्मियों का पौधा है, गर्मी ऋतु का पौधा है, यानी कि इसके लिए थोड़ी ना थोड़ी बिल्कुल सर्दी नहीं चाहिए, है ना, गर्मी होनी चाहिए, मतलब हल्का मौसम जो है गर्म होना चाहिए, है ना। तो क्यों, देखिए अब एक बात और बताएं क्यों गर्म होना चाहिए। जैसे कोई फसल आई थी हमारी, तो इसका नेटिव प्लेस आप देखिए, आप इसका जन्म स्थान, इसीलिए आपको बताया जाता है जन्म स्थान। कोई पागल नहीं बैठा था जिसने किताब लिखी है, एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक पागल नहीं है जो आपसे जन्म स्थान के विषय में लिखवाते हैं, फर्जी में नहीं लिखवाते बेटा। इसलिए लिखवाया जाता है कि आप उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन जो मेन रही है, हैबिटेट है, उसका आवास है, जो मेन निवास स्थान है, उसके विषय में आप जान सकते हैं कि आखिर में क्या इसका हैबिटेट रहा है। तो इन्होंने तुरंत बताया, हमने जैसे बताया कि हैबिटेट क्या रहा है, तो दक्षिणी अमेरिका या मध्य अमेरिका। तो हम भूगोल के भी एक्सपर्ट हैं, हमने तुरंत देखिए कल हमारी जो है यूट्यूब पे ज्योग्राफी की क्लास भी चलेगी, आप लोग सभी उपस्थित हों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग, और हम ज्योग्राफी को बताएंगे विद आपको जो है कंसेप्ट के साथ ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। तो हम बता रहे हैं कि जैसे इसमें मध्य अमेरिका कहा तो हम तुरंत मध्य अमेरिका में पहुंचे, और मध्य अमेरिका में हम पहुंचे इक्वाडोर में, मध्य अमेरिका में हम पहुंचे ब्राजीलिया में, मध्य अमेरिका में हम पहुंचे सूरीनाम में, है ना। मध्य अमेरिका के देशों में हम पहुंचे तो हमने उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन का उदाहरण लिया। तो उनकी दशा जो क्लाइमेटिक कंडीशन की थी तो वो भूमध्य रेखा के आसपास ही दौड़ रही थी, है ना। तो यानी कि हम कहें कि अगर भूमध्य रेखा से कर्नाटक भी बहुत दूर नहीं है और भूमध्य रेखा से जो है दक्षिणी अमेरिका भी बहुत दूर नहीं, तो इसीलिए देखिए कर्नाटक में भी उत्पादन, आंध्र प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश से ज्यादा उत्पादन, और दक्षिणी अमेरिका में इसका हैबिटेट, यानी कि जो जहां रहा है। शेर अगर जंगल में रहा है तो बेटा जंगल में छोड़ देंगे तो ज्यादा तेजी से काम करेगा, और उसमें जो है उसको आईसीयू में बंद करके रख देंगे तो कैसे दौड़ेगा, क्या करेगा, बंद हो जाए, बेकार हो जाएगा शेर ना। तो वही हर क्रॉप की यही स्थिति है, यही दशा है, इसीलिए इसके जो है नेटिव प्लेस के विषय में बताया जाता है। जैसे गेहूं के नेटिव प्लेस के विषय में, ओरिजिन प्लेस के विषय में बताया गया, तो क्यों बताया गया, क्योंकि देखिए जैसे ही दजला फरात की घटनाओं के विषय में आया कि साउथ ईस्ट एशिया, तो वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन ठंडी, जलवायु की दशा जो है ठंडी है, इसलिए हमारे यहाँ क्यों नहीं इसको कर दिया जाता है रबी ऋतु में ही क्यों किया जाता है, खरीफ में क्यों नहीं, क्योंकि इसे ठंडा चाहिए। इसे क्या चाहिए, ठंडा चाहिए। मक्का को क्या चाहिए, गर्म चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका जन्म कहाँ हुआ है। आपका जन्म अगर भारत में हुआ है तो आप जो है यूरोप में रहने के लायक ससेप्टेबल नहीं है। आप अपना पूरा जीवन नहीं तो अलास्का में बिताइए, जाके देखिए पता चल जाएगा, रसिया में बिताइए जाके, साइबेरिया में नहीं जी पाएंगे, क्योंकि आपका जन्म इंडिया में हुआ है। अगर हम रसिया वाले को इंडिया में रख देंगे तब भी उसे समस्या हो जाएगी, क्योंकि उसका जन्म रसिया में हुआ है, तो इतना टेम्परेचर नहीं जो है सहन कर सकता है। समझ रहे हैं। तो ये इस प्रकार से आप जब मिला जुला के पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में जो है आसानी होगी। प्रोडक्शन में कर्नाटक है, बताया तो है तुम्हें रुचि पटेल जी। कर्नाटक में जो है पहले नंबर उत्पादन में जो है कर्नाटक है, प्रोडक्टिविटी में जो है आंध्र प्रदेश है, और क्षेत्रफल में जो है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, हाँ मोन्टू गौतम, हाँ सबको मिल जाएगी पीडीएफ की। क्या तुम्हारे पास तो रामबाण है, तुम्हें क्या जरूरत है पीडीएफ की। चलिए, तो हमने बता दिया रुचि पटेल कि जो है उत्पादन में अगर हम बात करें तो कर्नाटक अभी भी आगे अपनी बढ़त बनाए हुए है उत्पादन में, टोटली उत्पादन में। लेकिन अगर उत्पादकता की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य बढ़त बनाए हुए, क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तो ये इस तरीके का वैसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, आप लोग डेटा के पीछे इतना ज्यादा भागते हैं, क्वेश्चन कंसेप्ट पे पूछा जाता है। हो सकता है कर्नाटक वाला पूछ दे, क्योंकि एक आध बार कहीं ना कहीं पूछा गया है कि सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन की जो बात थी, हमने बताया था 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका तापमान इसके लिए उपयुक्त रहता है, और हमने जो है अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए बताया कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। ठीक है।
ठीक है। अब फिर एक प्रश्न आता है कि मक्का को खाद्यान्नों की रानी कहा जाता है। वो हमने आपको बता दिया है क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी हाई है, ठीक है। अत्यधिक उत्पादकता होने के कारण जो है सभी खाद्यान्नों में अगर ये भी प्रश्न इस तरीके से आता है कि सभी खाद्यान्नों में यानी कि सीरियल्स में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है, तो सभी सीरियल्स में सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है विद्यार्थियों वो होता है मक्का, ठीक है। आपको सीधा सीधा लगा देना है कि सभी खाद्यान्नों में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मक्का का, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है हमने जो बताया है क्लाइमेटिक दशाओं के विषय में ये समझ में आ गई होगी कि हैबिटेट के विषय में हम क्यों जानते हैं, क्यों जन्म स्थान के विषय में लिखा जाता है। तो जन्म स्थान के विषय में इसीलिए लिखा जाता है कि उसके हम बेसिक स्ट्रक्चर के विषय में समझ सकें कि ये आखिर में आया कहाँ से, रहने वाला कहाँ से का है, ये खाएगा क्या, ये पिएगा क्या, ये कितने टेम्परेचर पर जिंदा रहेगा और कितने टेम्परेचर पर मर जाएगा और क्या इसके पानी की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ये मोटा मोटा फ्रेम हमारे दिमाग में बन जाता है। अगर ऐसे हम बताने लगेंगे तो हम समझे नहीं पाएंगे कौन किसी ऋतु का है, क्या देना है क्या नहीं देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला देखेंगे, देखिए हमने आपको बता दिया है ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की इसके जो दामने हैं उसमें एमिनो एसिड्स की कमी होती है। हमने पहले ही बता दिया है कि मक्का में क्यूपीएम पर काम किया जा रहा है। डॉक्टर बासल जी ने इस पर क्यूपीएम पर काम किया था, डॉक्टर एस के बासल ने। क्यूपीएम देखिए, क्यूपीएम जो होता है हमने पहले ही बताया है आपको, क्यूपीएम का मतलब होता है क्वालिटी प्रोटीन मैस, क्वालिटी प्रोटीन मैस, क्वालिटी प्रोटीन मैस होता है विद्यार्थियों। तो क्वालिटी प्रोटीन मैच जो होता है कि इसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, इसके लिए क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, यानी कि हमने बताया था कि दाने में ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की कमी होती है, पहले भी बता चुके हैं हम आपको। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें फोर्टिफाइड करेंगे, बायो फोर्टिफिकेशन करेंगे, यानी कि इसकी वैरायटी में हम अलग से जो है ट्रिप्टोफैन और लाइसिन एमिनो एसिड्स को जो है अंदर डाल देंगे इसके। तो इसमें जो है जो कमी थी ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की, ये हमारी पूर्ण हो जाएगी। तो यही क्या कहलाएगी, क्यूपीएम, यानी कि क्वालिटी प्रोटीन मैच। और क्वालिटी प्रोटीन मैच में हमारी दो वैरायटियां निकल के आई हैं विद्यार्थियों, हम आपको बता दे रहे हैं। क्वालिटी प्रोटीन मैच की जो वैरायटीज हैं वो है हमारी वैरायटीज जो है क्वालिटी प्रोटीन मैच की, उसमें आपकी है एक तो शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2। शक्तिमान 1 जो आप सीरियल देखते थे शक्तिमान वाला, वही शक्तिमान है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 ये दोनों क्वालिटी प्रोटीन मैच है, शक्तिमान, ठीक है। चलिए अब हम अगर बात करें इसके आगे, देखिए हम तुरंत यहाँ पर मेंशन किया अत्यधिक मक्का के सेवन से पेलाग्रा रोग हो जाता है। देखिए पेलाग्रा क्यों हो जाता है, क्योंकि लगातार हम जो है इन एमिनो एसिड की डिफिशियंसी रहती है और विटामिन बी की कमी हो जाती है लगातार मक्का खाने से। और जब लगातार मक्का खाएंगे तो विटामिन बी की जब कमी होगी तो विटामिन B5 के कारण पेलाग्रा हो जाता है। तो पेलाग्रा में क्या होगा कि फफोले पड़ने लगेंगे हमारी त्वचा पर, स्किन पर, है ना। तो रेगुलर मक्का नहीं खानी चाहिए। अगर रेगुलर आपको खाना भी है, किसी को ज्यादा अच्छी लग रही है तो आप शक्तिमान खाइए, ठीक है। शक्तिमान खाइए तो आपको पेलाग्रा की समस्या नहीं होगी मक्का में। अगला है मक्का के नर पुष्प टेसल, है ना। मक्का के नर पुष्प को टेसल और मादा पुष्प को जो है सिल्क कहते हैं। देखिए आप, अब आपको दिखेगा नर पुष्प को टेसल, नर पुष्प को टेसल और मादा पुष्प को जो है सिल्क कहते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि टेसल क्या है और सिल्क क्या है। तो जो नर पुष्प मक्का में ऊपर की तरफ निकलता है, आपने देखा होगा बाली निकलती है सफेद, दिस इज नॉन एज टेसल। और जो नीचे भुट्टे से झुर्रियां ऐसी छोटी छोटी निकलती हैं, स्टाइल्स निकलती हैं, दिस इज नॉन एज सिल्क। तो मक्का में पहले टेसलिंग होती है और फिर सिल्किंग होती है। ये भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि मक्का में पहले क्या आता है, कौन से पुष्प आते हैं। तो पहले नर पुष्प आते हैं और बाद में जो है मादा पुष्प आते हैं। अब देखिए मक्का का एक ही विद्यार्थियों हमारे पास पौधा है ना, और उसी पौधे में जो है इस तरीके से टेसल निकला है। ये क्या है, टेसल। और इसी टेसल के बाद ये नीचे से जो है एक हमारा निकल आया भुट्टा, और इस भुट्टे में हमारे जो है सिल्क है ना। तो ये टेसल भी है इसी पौधे में और इसी में सिल्क भी है। तो जब दोनों चीजें एक ही पौधे में हमारे पास हैं तो इस पौधे को हम मोनोसियस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। साफ सी बात है कि मोनोसियस कह देंगे। अब इसमें अगर परागण हम देखें तो परागण क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। क्यों भैया, ये इसलिए कहलाता है क्योंकि एक पुष्प से देखें जो परागकण है वो हमारे नर से मादा में यहाँ गिर रहे हैं, यानी कि एक ही पुष्प में नर और मादा नहीं उपस्थित हैं। तो इसलिए इस प्रकार की क्रॉसिंग ओवर की क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया को हम गिटानोगमी कहते हैं। क्या कहते हैं, गिटानोगमी कहते हैं, ठीक है। तो एक ही पौधे पर नर और मादा उपस्थित है, ऊपर वाला जो होता है टेसल और नीचे वाला जो होता है वो सिल्क। और मक्का में पहले टेसल निकलते हैं और बाद में सिल्क निकलते हैं। और एक चीज होती है कि जब टेसल मक्का में निकल आते हैं तो टेसल निकलने के बाद अत्यधिक पानी की आवश्यकता इसलिए होती है कि उस समय पूरा प्रोडक्शन निकाल रही होती है मक्का, पूरा अपनी ताकत लगा रही होती है कि हमारा जो क्रॉप बन जाए, भुट्टा बन जाए। और भुट्टा के लिए ताकत चाहिए, ताकत के साथ हमें फर्टिलाइजर्स भी चाहिए और उसके साथ साथ जो है हमें न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। अगली हमारे पास जो स्थिति है, अगली साइड में हम देखेंगे कि हाइब्रिड